हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर सामान्य हिंदी की फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, जिसमें कि हम आपको पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने वाले हैं। तो उसी क्रम में आज ये हमारी दूसरी क्लास है, जिसमें कि हम वर्णमाला, स्वर एवं व्यंजनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है या हिंदी से प्रश्न आते हैं, तो ये क्लासेस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। बस आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत बदलाव देखने के लिए मिल सकता है, तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस को मेंटेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज ही हमारी दूसरी क्लास है। तो पहली क्लास जो थी, हमने उसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया था, यानी कि हमने आपको बताया था कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ेंगे। साथ ही हमने व्याकरण के बारे में और व्याकरण के अंगों के बारे में थोड़ा सा समझा था। तो सबसे पहले उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो व्याकरण के बारे में हमने पढ़ा था कि व्याकरण के द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना या लिखना सीखते हैं। तो इस तरीके से व्याकरण ऐसा शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के नियमों को सिखाकर उसके रूप से परिचित कराता है। उसी के साथ हमने व्याकरण के अंगों के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि व्याकरण के 4 अंग होते हैं। पहला होता है वर्ण या ध्वनि। वर्ण और ध्वनि एक ही चीज़ होती है। अगर बात की जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो वर्ण या ध्वनि इसको हम कहते हैं। मौखिक इकाई की बात की जाए तो ध्वनि है, और लिखित इकाई की बात की जाए तो वर्ण है। उसी प्रकार अगर भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई की बात की जाए तो यहाँ पर शब्द होगा। यहाँ पर दोनों में डिफरेंट समझना। भाषा की सबसे छोटी इकाई आप लोगों से पूछी जाए तो वर्ण या ध्वनि होगा, और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई पूछी जाए तो शब्द होगा। वहीं भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछी जाए तो वहाँ पर वाक्य आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो हमने व्याकरण के 4 अंग आप लोगों को बताए थे। पहला होता है वर्ण या ध्वनि, दूसरा होता है शब्द, तीसरा होता है पद और चौथा होता है वाक्य। तो हमने जाना था कि वर्ण जो होते हैं उनको 2 प्रकार से बांटा गया है। पहले होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो इनके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हमने आपको बताया था कि जो शब्द होते हैं उनको 4 प्रकार से बांटा जाता है। पहला होता है व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर, दूसरा होते हैं स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा रचना या बनावट के आधार पर, और चौथा अर्थ के आधार पर। तो यहाँ पर व्याकरणिक रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द जो होते हैं वो विकारी शब्द और अविकारी शब्द होते हैं। हमने आपको बोला था कि जब तक के लिए हम इस टॉपिक पर नहीं पहुंचते हैं तब तक आप इतना ही समझ के चलिए कि विकारी शब्द आपके वो शब्द होते हैं जिनमें लिंग, वचन या कारक में परिवर्तन के आधार पर कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो जाए, और जहां विकार उत्पन्न न हो या परिवर्तन न हो वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन सभी के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं आगे, तो तब तक के लिए धैर्य रखें। विकारी शब्द होते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, और अविकारी शब्द होते हैं हमारे अव्यय। सब कुछ हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। हर एक पॉइंट को हमने एक टॉपिक में बांटा हुआ है। उसी प्रकार जो ये देश शब्द, विदेश शब्द, तत्सम, तद्भव, संकर शब्द, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ वगैरह, ये सभी शब्द जो हैं हम जो है अलग अलग टॉपिक वाइज इनको पढ़ेंगे, क्योंकि सभी जो टॉपिक्स हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और सभी टॉपिक्स में से आपका जो है हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें कि हम पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। तो दोस्तों, वर्णमाला के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। वर्णमाला में जो टोटल वर्ण होते हैं 52 वर्ण होते हैं। वर्ण यानी कि अक्षर, अक्षर जिसको कि तोड़ा न जा सके, तो ये बात आप सभी को पता होगी। तो वर्णमाला क्या होता है, अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। व्यवस्थित क्रम यानी कि वर्णों को अ से लेकर के ज्ञान तक जो एक व्यवस्था के अनुसार रखा गया है, जो एक क्रम है व्यवस्थित उनका, वही वर्णमाला कहलाता है हमारा, जिसमें कि 52 वर्ण होते हैं, जिनको स्वर और व्यंजन 2 प्रकारों में बांटा गया है, जो कि हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे। तो अगर बात की जाए तो हमने आपको बताया कि भाषा की सबसे एक छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण या ध्वनि है, जिसमें कि अगर लिखित इकाई की बात की जाए कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है, तो वर्ण है, और मौखिक इकाई की बात की जाए ध्वनि है, और सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है वो शब्द है। तो ये बात हमने आपके लिए यहाँ पर नोट कर दी है, जिससे कि आपको ध्यान रहे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और फिर आप यहाँ पर फंस जाते हैं। तो दोस्तों, अगर वर्णों के भेद के बारे में अगर बात करें तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। पहला होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है, और व्यंजनों की संख्या होती है वो 33 होती है। तो दोस्तों, संख्या पर आपको साथ ही साथ फोकस करते हुए चलना है, क्योंकि संख्या से आपका डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है कि स्वर कितने होते हैं या व्यंजन कितने होते हैं। वहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया होता है और वो आपको सही सेलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्वरों की संख्या में आपको कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि कहीं कहीं आपको 13 देखने के लिए मिलता होगा, तो कहीं कहीं 11 देखने के लिए मिलता होगा, लेकिन स्वरों की संख्या जो होती है वो 11 ही होती है। जो कौन कौन से होते हैं अगर हम बात करें, उससे पहले आपको समझना होगा कि स्वर होते क्या हैं। तो जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से यहाँ पर मतलब है कि जिन वर्णों के बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, यानी कि किसी दूसरे वर्ण पर जो डिपेंड न हो, वो स्वर कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्वर जो 11 होते हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं।
छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ रस ऋषि छोटी ए बड़ी ए छोटा ओ और बड़ा ओ, ये सभी हमारे 11 की 11 स्वर हैं। अब दोस्तों जो आपको कन्फ्यूजन है कि स्वर कहीं कहीं आपको 13 बताया जाता है, वो कन्फ्यूजन आपका यहाँ से क्लियर होने वाला है, क्योंकि जो 2 होते हैं वो आपके अयोगवाह होते हैं। और अयोगवाह आपके कौन कौन से होते हैं, छोटी अंग और बड़ी अंग जो होती है आपकी वो अयोगवाह होते हैं, जिसमें कि आपका जो छोटी अंग है उसको अनुस्वार बोला जाता है और जो बड़ी अंग है उसको विसर्ग बोला जाता है। तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। कहीं कहीं आपको जो 13 स्वर लिखे हुए दिखाई देते हैं वो क्यों मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर अ से लेकर के अंग तक स्वर में इंक्लूड कर लिया जाता है। अब दोस्तों अगर बात करें व्यंजन की, तो व्यंजन हमारे जो होते हैं वो 33 होते हैं। व्यंजन होते क्या हैं, तो जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं वो व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से मतलब यहाँ पर स्वर वो वर्ण थे जो कि स्वतंत्र रूप से बोले जा रहे थे, यानी कि उनको बोलने में किसी दूसरे अक्षर की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर व्यंजन वो होते हैं जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं। क के बाद जो होते हैं सारे के सारे हिंदी वर्णमाला में वो व्यंजन होते हैं। क ख ग घ ड़ च छ ज झ सभी ज्ञान तक जो हमारे जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर आप देखेंगे जो क है, तो क जो है वो क प्लस अ से मिलकर के बना हुआ है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे क तो कहीं ना कहीं क बोलने में अ की ध्वनि सुनाई देती है, तो अ जो होता है आपका स्वर होता है। तो यहाँ पर ये वर्ण जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। क के बाद जितने भी वर्ण आपके हिंदी वर्णमाला में हैं वो सभी स्वरों की सहायता से बोले जाएंगे, तो ये सभी व्यंजन कहलाएंगे आपके। चाहे आप ख को देख लीजिए, ख तो इसमें भी अ का उच्चारण आ रहा है, तो ये भी हमारा जो है आधा ख इसमें और अ से मिलकर के ये पूरा बना है, तो ये व्यंजन होगा हमारा। और ये जो है सभी स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर आप ये एग्जाम्पल्स की हेल्प से देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। स्वर होते हैं हमारे 11, 2 होते हैं अयोगवाह और व्यंजन होते हैं 33। तो उम्मीद है अगर आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाएगा तो आप उसका आंसर दे पाएंगे। उसके बाद में आगे अगर बात की जाए तो लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 11, जो कि हमने आपको बताए। और वहीं अगर बोलने के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये अगर मेंशन क्या हो कि बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो ये 10 होती है, क्योंकि इसमें र ऋषि जो होता है इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर बात की जाए स्वरों के प्रकार की या स्वरों का वर्गीकरण की, तो डिफरेंट टाइप से स्वरों का वर्गीकरण किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जो है हम देखेंगे, तो ये उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से बांटा जाता है। और अगर आपसे डायरेक्टली केवल ये पूछा जाए कि स्वरों के कितने प्रकार होते हैं, तो आपको यही करना है कि मूल रूप से स्वरों के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं और दीर्घ स्वर जो होते हैं वो 7 होते हैं और प्लुत स्वर जो होते हैं वो हम आपको बताएंगे। तो ह्रस्व स्वर जो होते हैं आपके वो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि होते हैं। वहीं दीर्घ स्वर आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ, ये होते हैं। ह्रस्व स्वर हमारे कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर हमारे वो होते हैं जिनको उच्चारण में बहुत कम समय लगे, यानी कि आप ऐसे मान सकते हैं कि एक ही मात्रा का समय लगे। यहाँ पर ये सभी के सभी जो वर्ण हैं उनमें एक ही मात्रा है, आप देख सकते हैं। और दीर्घ स्वर हमारे वो स्वर होते हैं जिनमें कि ह्रस्व स्वर से थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे उनको उच्चारण में, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि 2 मात्रा का समय लगे। यहाँ पर सभी के सभी वर्ण में 2 मात्राएं आप ये देख सकते हैं। बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, इसको बड़ी मात्रा को दीर्घ मात्रा यानी कि 2 में काउंट किया जाता है। उसी प्रकार अगर प्लुत स्वर की बात की जाए तो प्लुत स्वर वो स्वर होता है जो कि जिसमें कि आ की ध्वनि लगभग कुछ लंबी खिंचे या फिर 2 से अधिक मात्राओं का समय लगे, यानी कि सबसे ज़्यादा समय लगता है प्लुत स्वर में। जैसे कि हम कहेंगे राम या ओम, तो इस तरीके से जो ये स्वर होते हैं ये हमारे प्लुत स्वर होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। उसके बाद में सेकंड नंबर का हमारा आता है स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा के आधार पर। जिह्वा यानी कि जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक जीव का एक रफली डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें यहाँ पर हमने ये अग्र भाग को दिखाया हुआ है और यहाँ पर ये मध्य भाग है और ये पश्च भाग यानी कि पीछे का भाग हमने जीव का दिखाया हुआ है। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 प्रकार से बांटा गया है, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर हम उसे कहते हैं जिसमें कि जिसके उच्चारण में जीव का आगे का भाग इस्तेमाल होता है और जिस वर्ण के उच्चारण में जीव के बीच का भाग यानी कि मध्य भाग का प्रयोग होता है वो मध्य स्वर कहलाते हैं। उसी प्रकार जिसमें पश्च भाग का या पीछे के भाग का प्रयोग होता है उच्चारण में वो पश्च स्वर कहलाते हैं हमारे। तो यहाँ पर सभी के सभी आप ये देख सकते हैं अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं, हमने सब कुछ ये लिखा हुआ है परिभाषा सबकी।
अग्रस्वर हमारे होते हैं छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए। मध्य स्वर होते हैं हमारा अ, और पश्च स्वर होता है हमारा बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ओ और बड़ी ओ। तो ये जिह्वा के आधार पर आपके स्वर, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड हम पढ़ने वाले हैं मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुँह के खुलने के आधार पर भी यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। वो किस किस प्रकार से है? पहला होता है हमारा विवृत स्वर, दूसरा होता है हमारा अर्धविवृत स्वर, तीसरा होता है हमारा संवृत स्वर और चौथा होता है हमारा अर्धसंवृत स्वर। तो यहाँ पर आप इनको ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे कि एक ट्रिक की हेल्प से हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर ये दिया हुआ है विवृत स्वर। तो विवृत को आप ऐसे समझ सकते हैं कि विवृत यानी कि बिना व्रत के। व्रत हमारा क्लोज्ड होता है तो ये बिना व्रत के है, तो आप इसको ओपन मान सकते हैं। तो इन स्वरों का उच्चारण जो होता है वो खुले हुए मुख से होता है। उसी प्रकार यहाँ पर ये अर्धविवृत है तो ये हाफ ओपन, इसको हम मान सकते हैं कि इसके उच्चारण के समय मुंह आधा खुला हुआ होता है। उसी प्रकार समृत स्वर को आप ऐसे रिलेट कर लें कि सम माने साथ में, व्रत माने व्रत के साथ। व्रत होता है हमारा बंद, तो उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि इसका उच्चारण जो होता है वो बंद मुख से होता है और इसका उच्चारण जो होता है वो आधे बंद मुख से होता है। तो ये कौन कौन से होते हैं आइए इनको देख लेते हैं। तो विवृत स्वर होता है हमारा आ, जैसे कि आप बोलेंगे आ, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। आ बोल के देखिए आप, आपका मुंह जो होगा वो खुला हुआ होगा, तो इसका उच्चारण जो होता है वो खुले हुए मुख से होता है, इस वजह से इसको विवृत स्वर बोलते हैं। उसी प्रकार आप ये अर्धविवृत स्वर में होता है, आधा मुंह खुला हुआ होता है। तो आप खुद बोल के देखिए अ, ए, ओ, और ये आ जो है ये आगत स्वर है जो हम लिखते हैं डॉक्टर। तो जो डॉक्टर में जो आ जो यहाँ पर होता है ये जो हमारा होता है आगत स्वर। उसी प्रकार संवृत स्वर हमारे होते हैं छोटा ई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। और अर्धसंवृत स्वर जो होते हैं हमारे बड़ी ए और छोटा ओ होते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये समझने हैं, 2-4 बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे खुद ही आपके जो है दिमाग में ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, रटने की आवश्यकता इनको नहीं है। अब उसके बाद में चौथे जो हमारे होते हैं ओष्ठावृत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम देखने वाले हैं। तो ओष्ठावृत्ति यानी कि ओष्ठ की आवृत्ति के आधार पर, जो होठ की आवृत्ति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण होता है वो 2 प्रकार से होता है। पहला होता है वृत्तमुखी और दूसरा होता है आवृत्तमुखी। तो वृत्तमुखी के बारे में हम पढ़ेंगे कि जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं वो वृत्तमुखी कहलाते हैं। वही जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं वो आवृत्तमुखी कहलाते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं आराम से। आप उच्चारण करके खुद देखिए, उसके बाद में आपके सारे डाउट्स और सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में 5th पॉइंट है हमारा जात के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। जाति के आधार पर स्वरों को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है सजातीय, दूसरा होता है विजातीय। सजातीय में आप यहाँ पर ये देख सकते हैं छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। और विजातीय में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ को लिया गया है। विजातीय में यहाँ पर इसलिए लिया गया है क्योंकि जैसे कि छोटी ए जो है वो छोटा अ प्लस ई से मिल करके बना है, इस वजह से इनको विजातीय में डाल दिया गया है। और तो उम्मीद है स्वर के बारे में आप सभी को समझ में आ गया होगा। स्वर हमारे 11 होते हैं और किस किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है वो भी हमने आपको बताया। अब दोस्तों हमारा आता है व्यंजन। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन आप सभी को हमने बताया कि 33 व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। जो 52 वर्ण होते हैं उनमें से 33 हमारे व्यंजन होते हैं। तो व्यंजनों को हम जो है 5 वर्गों में डिवाइड करते हैं और किस तरीके से डिवाइड करते हैं वो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। इनको हमने 5 वर्गों में डिवाइड किए हुए हैं। पहला होता है क वर्ग, दूसरा होता है च वर्ग, तीसरा होता है ट वर्ग और चौथा होता है त वर्ग और 5वां होता है प वर्ग। दोस्तों हर एक वर्ग में यहाँ पर 5 वर्णों को रखा गया है, यानी कि क वर्ग में क से लेकर के अणा तक रखा गया है, क ख ग घ ण। और च वर्ग में च छ ज झ ण चुलेकियाँ। और ट वर्ग में ट ठ ड ढ और अणा। और त वर्ग में भी त थ द ध न। और प वर्ग में प फ व व म। तो यहाँ पर ये 5 वर्ग दिए गए हैं, उनमें हर एक वर्ग में 5-5 वर्णों को रखा गया है और वो उच्चारण के आधार पर रखा गया है। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है उनको यहाँ पर क वर्ग में रखा गया है। और तालु से होता है जिनका उच्चारण उनको च वर्ग में रखा गया है। मूर्धा से जिनका उच्चारण होता है उनको ट वर्ग में रखा गया है। कंठ से आप यहाँ पर जानते होंगे जिनकी ध्वनि कंठ से निकलती है, यानी कि क ख ग घ ण। आप खुद बोल के देखिए, जिन वर्णों की जो ध्वनि है वो कंठ से निकलती है उनको यहाँ पर क वर्ग का नाम दिया गया है। और तालु से यानी कि
च, छ, ज, झ, तालु से जिनकी ध्वनि निकलती है उनको च वर्ग में रखा गया है। और मूर्धा, मूर्धा हमारा जो स्थान होता है वो तालु से थोड़ा ऊपर का और जो है ऊपर के दांतों से थोड़ा पीछे का खोपड़ी की तरफ का स्थान जो होता है वो मूर्धा कहलाता है हमारा। तो जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है उनको ट वर्ग में रखा गया है। वहीं दंत, दंत से आप सभी समझ सकते हैं और ओष्ठ से भी आप सभी समझ सकते हैं कि दंत से दांत और ओष्ठ से ओठ। तो यहाँ पर त वर्ग में जितने भी जो हमारे वर्ण हैं, जो उच्चारण स्थान है वो दंत है और प वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ है। यहाँ पर आप खुद बोल के देखिए, त, थ, द, ध, न, बिना दांत का यूज किए आप ये त वर्ग के किसी भी वर्ण को नहीं बोल सकते हैं। उसी प्रकार प, फ, ब, भ, म बोलेंगे तो ओठ का इस्तेमाल होगा ही होगा। तो यहाँ पर आपके ये 5 वर्गों को क, च, ट, त, प वर्ग का नाम दिया गया है। वो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ उच्चारण स्थान के आधार पर दिया गया है यहाँ पर। और ये 25 के 25 ये जो वर्ण जो होते हैं हमारे, इन सभी को स्पर्शी व्यंजन बोला जाता है। और ये पाँचवें ये हर एक वर्ग का जो 5वां वर्ण है उसको पंचमाक्षर या नासिक बोला जाता है। नासिक के वर्ग, नासिक के वर्ग हमारा वो वर्ग होता है, नासिक से हम समझते हैं कि जिन वर्णों को बोलने में ऐसा प्रतीत हो रहा हो नाक के स्वर ध्वनि निकल रही है मुंह के साथ साथ, वो नासिक के वर्ग कहलाते हैं हमारे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इनको आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ को KTMDO करके भी याद रख सकते हैं। यानी कि आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से वर्ग का उच्चारण तालु से होता है या दंत से होता है या ओष्ठ से होता है। तो अगर आपको पता है कि कचट तब वर्ग जो होते हैं उनमें हर एक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं और कि क्रम क्या होता है उनका, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का, तो आप आसानी के साथ आंसर दे पाएंगे। अब दोस्तों 25 वो हो गए हमारे कचट तब वर्ग में। उसके बाद में होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे य, र, ल और व। उसके बाद में हमारे आते हैं संघर्षी या ऊष्म व्यंजन जिनको हम बोलते हैं, वो होते हैं हमारे स सलजम, स षटकोण और स सपेरा और ह हल। तो ये हमारे जो होते हैं चारों संघर्षी या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो हमारे 25 तो ये हो गए। इसके बाद में हमारे 4 ये और 4 ये 8, तो ये हमारे 33 जो हैं वो व्यंजन जो हम आपको बता रहे हैं वो हमारे पूरे हो गए। उसके बाद में जो हमारे कुछ संयुक्त व्यंजन भी होते हैं जो कि 4 होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। उसमें कौन कौन से हैं? छ से क्षत्रिय, त्र से त्रिकोण, ज्ञ से ज्ञानी और स्र श्रमिक। और छ क्षत्रिय किन किन वर्णों से मिलकर के बना होता है? तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं आधा क और स से मिलकर बना होता है ये, और त्र जो होता है आधा त और र से मिलकर बना होता है, और ज्ञ जो होता है वो आधा ज और चूल्हे की यहाँ से मिलकर बना होता है। वहीं जो स्र श्रमिक होता है वो आधा स और र से मिलकर के बना होता है। उसके बाद में कुछ हमारे उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन होते हैं, वो होते हैं 2। अगर हम डलिया और ढक्कन के नीचे बिंदी लगा दी जाए तो ये उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं हमारे। दोस्तों अब हम यहाँ पर जैसे कि हमने पढ़ा कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे, वो य, र और ल और व होते हैं। तो इसमें से हमारे जो य और व होते हैं वो अर्धस्वर कहलाते हैं। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से अर्धस्वर है निम्नलिखित में से, तो आपके जो य और व दोनों ही जो होते हैं वो अर्धस्वर कहलाते हैं। इनको अर्धस्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आधे स्वर ही का काम करते हैं। जैसे कि हम लिखते हैं महिलाएं, तो महिलाएं में य का इस्तेमाल भी कर देते हैं ऐसे करके, और या फिर ए का इस्तेमाल भी हम कर देते हैं महिलाएं लिखते टाइम। या फिर हम लिखते हैं कौवे, तो कौवे लिखते टाइम हम कौवे ऐसे भी लिख देते हैं, और या फिर हम कोए ऐसे भी लिख देते हैं। तो यहाँ पर ये अर्धस्वर का काम करते हैं। उसी प्रकार र जो होता है हमारा, उससे हम प्रकंपित या लुंठित वर्ण भी बोलते हैं, और ल जो हमारा होता है वो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। तो ये पॉइंट आपको कुछ ध्यान रखने हैं। आपसे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्श्विक व्यंजन है या लुंठित वर्ण है, तो आपको ये बात नहीं भूलनी है। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान, यानी कि कौन से वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान है। तो उच्चारण स्थान जैसे कंठ्य, तो जिस वर्ण को हम कंठ की हेल्प से बोलते हैं, कंठ की सहायता से बोलते हैं, वो कंठ्य, उनको नाम दिया गया है कंठ का। इसमें हमारे क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, ण, या फिर जो हमारा छोटा अ है, बड़ा आ है या ह है, या विसर्ग हमारा जो होता है बड़ी अंग, ये हमारे कंठ में आते हैं। उसी प्रकार हमारे जिनका उच्चारण तालु की मदद से होता है वो तालव्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि च वर्ग के सभी जो वर्ण होते हैं इसमें सभी आते हैं, और छोटी ई, बड़ी ई और य और ससलजम इसमें आता है। उसी प्रकार मूर्धन्य, जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, वो मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं हमारे। उनमें जो है ट वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, और र से ऋषि और र रस्सी और स षटकोण ये वर्ण हमारे आते हैं।
तो ये आपको जानना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपसे कभी कभी 3-4 वर्ड ऑप्शन में देके पूछ लेता है कौन से वर्ग का उच्चारण तालु से नहीं होता है, या फिर पूछ लेगा कि कौन से वर्ड का उच्चारण तालु से होता है। तो जिस तरीके से ऑप्शन दिए जाएंगे उस तरीके से आपसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछ सकता है। इस वजह से आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उसी प्रकार दंत्य, तो दंत्य वर्ण आपके वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण दांत की मदद से होता है, यानी कि त वर्ग के जितने भी हमारे त थ द ध न, ये पांचों के पांचों जो होते हैं, या फिर स और ल, ये हमारे दंत्य वर्ण कहलाते हैं। उष्ट वर्ण हमारे कहलाते हैं, इसमें हमारे प वर्ग के सभी वर्ण आते हैं और छोटा ऊ और बड़ा ऊ आता है। उसी प्रकार कंठ तालव्य, यानी कि इसमें जो उच्चारण होता है वो कंठ और तालु दोनों की मदद से होता है, तो इसमें हमारे छोटी ए और बड़ी ए आते हैं। और कंठोष्ट, यानी कि कंठ और ओष्ठ, तो कंठ और ओठ दोनों की मदद से जिसका उच्चारण होता हो वो कंठोष्ट वर्ण कहलाते हैं, जिसमें हमारा छोटा ओ और बड़ा ओ आते हैं। उसी प्रकार दंतोष्ट, इसमें हमारा दांत और ओठ की मदद से उच्चारण होता हो वो हमारे दंतोष्ट वर्ण कहलाते हैं, जैसे कि हमारा व। तो आप इनको खुद ब खुद बोल के देखिए, आपको समझ में क्लियर आ जाएगा कि ये सभी जो वर्ण दिए गए हैं इनमें कंठ का इस्तेमाल हुआ है, इनमें तालु का, इनमें मूर्धा का, और इसमें दंत का, इसमें ओष्ठ का, और इसमें कंठ और तालु दोनों का इस्तेमाल होता है इनके उच्चारण में, और इसमें कंठ और ओष्ठ का, और इसमें दांत और ओष्ठ का। तो दोस्तों इस क्रम को आप याद रखिएगा, और यहाँ पर इसी क्रम में आप याद रखिएगा कि क च ट त प वर्ग इस तरीके से है, और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये कुछ ही वर्ण आपको ध्यान रखने हैं। 2-4 बार आप इसको रिपीट करोगे तो आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें से आपके कई तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ अगर देखा जाए कि प्राणवायु के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राणवायु के आधार पर व्यंजन हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको कोई भी 4 वर्ड दे दिए जाते हैं, उनमें से आपसे पूछा जाता है कि कौन सा अल्प प्राण नहीं है या फिर कौन सा अल्प प्राण है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अल्प प्राण हमारे वो कहलाते हैं जिनमें कि प्राणवायु कम निकले, और महाप्राण वो कहलाते हैं जिनमें कि प्राणवायु ज़्यादा निकले, यानी कि ज़्यादा खर्च हो। तो अल्प प्राण हमारे जो कचटत वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा वर्ण होता है, पहला यानी कि क, तीसरा यानी कि ग, और पाँचवा यानी कि ण, क में से हो गया। उसी प्रकार च, ज और चूलेकियाँ। तो इस तरीके से जो कचटत वर्ग का पहला, तीसरा और पाँचवा जो वर्ण होता है, या फिर जो हमारे स्वर होते हैं सभी, या फिर जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये सभी अल्प प्राण में आते हैं। और महाप्राण की बात की जाए तो जो कचटत वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है, जैसे कि दूसरा वर्ण हो गया हमारा ख, और हमारा चौथा वर्ग हो गया घ। उसी प्रकार च वर्ग में अगर देखा जाए तो छ और झ, तो ये हमारा दूसरा और चौथा वर्ण। और हमारा जो संघर्षी व्यंजन है ससलजम, ससटकोण, ससपेरा और हहल, ये हमारे महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर व्यंजन। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी व्यंजनों को 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला होता है अघोष और दूसरा होता है घोष या सघोष। तो अघोष जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर अ लगा हुआ है तो नकारात्मकता प्रकट हो रही है। तो अघोष का मतलब है कि जिसको बोलने में स्वर तंत्रियाँ कंपन न करें वो अघोष कहलाते हैं, और जिसको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वो हमारे सघोष या घोष कहलाते हैं। तो अघोष की अगर बात करें तो जो हमारा कचटत वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार जो संघर्षी व्यंजन में से ह को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो तीनों अक्षर होते हैं हमारे वो अघोष में आते हैं। तो यहाँ पर ये वर्णों से तो आप समझ रहे होंगे, पहला और दूसरा वर्ण है, यानी कि क वर्ग का क और ख हो गया, च वर्ग का च और छ हो गया, और च वर्ग और त वर्ग का त और थ हो गया। इसी प्रकार से आप जो है उम्मीद है समझ गए होंगे अब तो। उसी प्रकार अगर सघोष या घोष की बात की जाए तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो होता है वो सघोष या घोष में आएगा, और सभी स्वर ये जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और जो ह हमारा जो होता है वो सघोष या घोष के अंतर्गत आएगा। ह को हम अली भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अली किसे कहते हैं तो अली हमारा जो होता है वो ह होता है। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। दोस्तों अघोष और सघोष जो होते हैं या अल्पप्राण या महाप्राण होते हैं, इनसे आपके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं। तो ये टेबल्स आपको ध्यान रखनी है कि कौन कौन से वर्ड जो होते हैं वो अघोष या सघोष के अंतर्गत आते हैं, या जो है अल्पप्राण या महाप्राण के अंतर्गत आते हैं।
तो दोस्तों आज की क्लास इतनी ही थी। तो दोस्तों इस क्लास में हमने स्वर और व्यंजन को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। हमने जाना कि स्वरों की संख्या होती है 11, उसके बाद में 2 अयोगवा होते हैं और 33 हमारे व्यंजन होते हैं, और उसके अलावा हमारे 2 उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन होते हैं और 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से जो हिंदी वर्णमाला के 52 जो वर्ण होते हैं वो हमारे पूरे हो गए, आप काउंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पूरी क्लास बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको कराएंगे विकारी शब्द, यानी कि उसमें संज्ञा एवं उसके भेद हम आपको कराएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम कंटेंट बेहतर से बेहतर आपको दे पाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, और सभी अपने दोस्तों में या ग्रुप्स में वीडियो को शेयर कर दें। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।